जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। हावल का कथन है कि जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजातीय समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। चार्ल्स विनिक ने जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्य अंतर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदू ही है। इन्हीं को जनजाति नाम दिया गया है। उनके अनुसार इन्हें तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य हेतु जनजातियों की एक सूची बनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय समूह के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जिन जनजातियों, जनजातीय समुदायों तथा जनजातियों के भीतर समूहों को सम्मिलित किया जाएगा वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। जनजातियों की सूची में समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नाम बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले 59 वर्षों में अनुसूचित जनजाति की सूची में पूर्व में सम्मिलित नहीं की गई अनेक नवीन जनजातियों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिसूचनाओं के आधार पर घटती या बढ़ती रही है। 1950 में इस सूची में जनजातियों की संख्या 212 थी जो 71 में 247 और वर्तमान में 560 हो गई है। संविधान में जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। प्रशासनिक दृष्टि से जिन जनजातियों के नामों का संविधान में उल्लेख है वे अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में समय समय पर होने वाली वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। कई नई जनजातियां जो जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाना, जनजातियों के भेदों को या उपभागों को जनजाति का दर्जा मिल जाना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में उन वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। स्पष्ट है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में मुख्य अंतर यही है कि जनजाति के अंतर्गत देश में पाई जाने वाले सभी जनजातियां आ जाती है, जबकि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत केवल वे ही जनजातियां आती है जिनको संविधान में सम्मिलित किया गया है या जिनको सम्मिलित किए जाने की राष्ट्रपति ने समय समय पर स्वीकृति दी है।
अब है जनजातीय समाज की विशेषताएं या लक्षण। जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो एक सरल समाज में पाई जाती है। जनजातीय समाज कम विभेदीकृत होते हैं। इनमें परंपरा एवं रूढ़िवादिता का बोलाबाला होता है तथा धर्म की प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि से ये छोटे होते हैं, जिनमें वैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। ये समष्टिवादी होते हैं। इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तथा भिन्नता के स्थान पर समानताएं अधिक पाई जाती है। इनमें प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है और सामाजिक नियंत्रण के लिए अनौपचारिक साधनों जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीति, नैतिकता तथा धर्म का प्रयोग अधिक प्रचलित है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त जनजातीय समाज की विशिष्ट विशेषताओं को हम निम्न लिखित शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे सामान्य भूभाग। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती है, किंतु डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं। दूसरा है सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं, किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी हो गई है। विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भ्रातृ दल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। अगला है अंतर विवाह। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। एक नाम। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनके रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है। आर्थिक निर्भरता। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं, यद्यपि कभी कभी वह अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं। राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन कराने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों की पालन करते हैं। हम की भावना। एक भूभाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण वे परस्पर सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय एकता का प्रदर्शन करते हैं। नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी को महत्व दिया जाता है। जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंध अपने नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं। उनके कानूनों
एवं प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। कई बार तो नातेदारी का विस्तृत संपूर्ण जनजाति तक होता है। धर्म। प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जीव सत्तावाद एवं मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं। सामान्य पूर्वज। कई जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी एक ही सामान्य पूर्वज से मानती है। यह पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं। इवांस प्रिचार्ड ने आदिम समाज या जनजाति समाज की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऐसे समाज जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं। इनकी प्रौद्योगिकी प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की होती है तथा अर्थव्यवस्था भी सरल प्रकार की होती है, जिनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण कम मात्रा में पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की इन विशेषताओं में कुछ विशेषताएं जोड़ दी है, जैसे इनमें साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान एवं आत्मविद्या का अभाव पाया जाता है। पेंडिंगटन ने आदिम या जनजातीय समाज की कुछ और विशेषताएं बताई है, जैसे आदिम या जनजातीय समाज निरक्षर समाज है। इनमें लेखन या लिपि नहीं पाई जाती। जनजातीय समाजों का संगठन सरल प्रकार का होता है तथा इनका निर्माण छोटे छोटे सामाजिक समूहों जैसे परिवार, गोत्र, अर्धांश आदि के आधार पर होता है। जनजातीय समाज में प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। इनमें नातेदारी एवं स्थान के आधार पर निर्मित सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें आर्थिक विशेषीकरण एवं सामाजिक समूह की बहुलता का अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में जनजातीय समाज आधुनिकता के संपर्क के कारण अपनी अनेक आदिम विशेषताएं खोते जा रहे हैं और सभ्य समाज की कई विशेषताएं ग्रहण करते जा रहे हैं। धन्यवाद।